हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने अपने चैप्टर 3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। आज से हम एक नए चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नेम दिया गया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चर क्या होते हैं? जिनके मान जो हैं हमेशा हर एक क्वेश्चन में बदलते रहते हैं। जैसे अगर आप x का मान देखें तो x, y, z जो होते हैं नॉर्मली हम चर के रूप में पहचानते हैं। तो ये जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनको हम चर के रूप में पहचानते हैं। कभी कभी ये कांस्टेंट यानी कि अचर का काम भी करने लगते हैं, तो वो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर चर जैसे x है, x का मान किसी क्वेश्चन में 2 हो सकता है, किसी क्वेश्चन में x का मान 3 हो सकता है। इसी तरीके से अन्य y, z और a, b, c के लिए भी ऐसे ही होते हैं। तो ये x जो है ये हमारा क्या है? चर है। और 2 और 3 ये सारे जितने नंबर्स हैं ये हमारे क्या होते हैं? अचर होते हैं, जिनको हम बदल ही नहीं सकते। 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 ही 2 होगी, इसको हम बदल नहीं सकते ना, इसकी कुछ भी वैल्यू अलग नहीं हो सकती। तो 2 हमारा और 3 ये सारे जितने नंबर हैं हमारे क्या है? अचर हैं। और x, y, z इस टाइप से क्या होते हैं? चर होते हैं। अब दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण, यानी कि एक समीकरण होगा और इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक समीकरण होगा, उसमें कितने चर होंगे? 2 चर होंगे। और एक रैखिक समीकरण होगा। समीकरण में भी कैसा होगा? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में रैखिक शब्द हमने अपने चैप्टर 2 बहुपद में पढ़ा हुआ था कि रैखिक का मतलब क्या होता था कि उस पूरे बहुपद की घात हमारी अगर एक 1 होती थी तो हम उसको रैखिक बहुपद बोलते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर समीकरण में अगर उस पूरे समीकरण की घात 1 है, यानी कि चर की घात 1 है, तो वो क्या होगा? हमारा रैखिक समीकरण होगा। अब इसका जो मानक समीकरण होता है, मानक रूप जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये क्या होता है? ये इसका मानक रूप होता है। ये क्या होता है? ये इसका मानक रूप होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर कितने चर यूज़ किए गए हैं? x, y। अब आप कहेंगे कि a, b, c भी तो है, आपने बताया था अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर a, b, c कांस्टेंट यानी कि अचर के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, और x, y जो है ये एक चर के रूप में काम कर रहे हैं। a, b, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन x, y जो है ये हमारे चर पद हैं। तो यहाँ दो चरों का यूज़ किया गया है, x और y। a, b, c हमारे अचर पद हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और उसी प्रकार से ये जो है दो चर हैं, और यहाँ पर समीकरण कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया। जैसे ही इक्वल का साइन जो है अगर इक्वल का साइन आ रहा है मतलब वो एक हमारा समीकरण है। तो ये दो चर हैं और समीकरण है क्योंकि इक्वल का साइन आ गया हमारे पास, और रैखिक समीकरण है क्योंकि इस पूरे के पूरे समीकरण में जो चर की घात है वो क्या है? एक ही तो दी गई है। अतः ये हमारा क्या होगा? दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो अब इसी पर बेस्ड हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते हैं कि आपको यही पूछा जाएगा कि समीकरण के आपको क्या करना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि एक आपको रैखिक समीकरण दिया जाएगा इसी प्रकार से। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0। मान लिया मैंने ये ले लिया, तो ये एक रैखिक समीकरण है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, और बोल दिया गया कि इसका आपको क्या बताना है? हल ज्ञात कीजिए। तो हल निकालने से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो हल कैसे निकाला जाएगा? आपको क्या करना होगा? आपको एक सारणी बना लेनी होगी। क्या कर लेनी होगी? एक सारणी बना लेनी होगी। इस तरीके से कुछ आपको सारणी बना लेनी होगी। मान लिया उसने वो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक समीकरण दिया गया है, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया, उसके आप दो हल निकालिए। हल निकालने का मतलब होता है कि आपको x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। हल निकालने का मतलब क्या होता है कि आपको x और y की क्या निकालनी है? वैल्यूज़ को निकालना है। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इस प्रकार से एक सारणी बना लेनी है। एक बॉक्स में लिखना है x और एक में लिखना है y। अब अगर आपको दो हल निकालने हैं तो इस टाइप से दो बॉक्स बना लेंगे। अगर 3 हल निकालने होंगे तो आप आगे और भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको और भी निकालने होंगे तो आगे इस तरीके से बॉक्सेस बढ़ाते जाएंगे। जितने हल निकालने उतने ही आपको बॉक्स बना लेने हैं। तो मान लिया
कि ये जो समीकरण है, अब आपको यहाँ पर दूसरा समीकरण तो दिया नहीं गया है। अगर दूसरा समीकरण दिया गया होता तो जैसे कि हम क्लास 8th में पढ़ के आए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसकी मदद से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन आपको यहाँ पर केवल एक ही समीकरण दिया गया है और इसी समीकरण की मदद से आपको एक्स और वाई का मान निकालना है, यानी हल निकालना है। तो आपको इस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप हर एक क्वेश्चन की मैं पैटर्न बता रही हूँ। आपको सबसे पहले या तो x की वैल्यू को या फिर y की वैल्यू को अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू ले लेनी है। मान लिया मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू जो 0 मैंने ली है उसको आपको अपने समीकरण में रखना है। तो यहाँ पर 2 इंटू x की वैल्यू 0 लेंगे प्लस 3y इक्वल y, तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा और ये 3y बचेगा इक्वल 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 5/3, यानी x की वैल्यू हमने जब अपनी तरफ से 0 रखी तो y की वैल्यू 5/3 हमें मिल गई। इसी तरीके से x की वैल्यू 1 रख देंगे। अब x की वैल्यू जब अपने समीकरण में 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी तो उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम अपने हल को भी निकालते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे बाकी हम एक्सरसाइज में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये तो हमारा था बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू था जो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ये मानक रूप क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, हमने आसानी से समझ लिया है। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण दीजिए। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक रैखिक समीकरण लिखना होगा। तो चलिए इसको कैसे लिखना है आपको हम बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, एक नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। कौन दोगुना है, नोटबुक की कीमत ना, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तो यानी नोटबुक दोगुनी है कलम की कीमत से। अगर कलम की कीमत 2 रुपये है मान लीजिए तो नोटबुक कितना हो जाएगा, 4 रुपये की हो जाएगी। अगर कलम की कीमत 10 रुपये है तो नोटबुक कितने रुपए की हो जाएगी, 20 रुपये की हो जाएगी। उसका 2 गुना कर देना है हमेशा। तो अब हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि कलम की कीमत कितने रुपए की है, 2, 4 रुपये हमें नहीं पता है। तो हमको जब नहीं पता होता है तो हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे कि माना पहले नोटबुक की भी कीमत नहीं पता, कलम की भी कीमत नहीं पता, तो हम दोनों की ही वैल्यूज को मान लेंगे। माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए, ठीक। अब कलम की कीमत बराबर, माना कलम की कीमत बराबर y रुपए, ये हमारी मान लिया हमने कि अब हमें ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता। हाँ, नोटबुक की कीमत x रुपए की है और कलम की कीमत y रुपए की है और हमें ये भी पता है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से क्या है, दोगुनी है। तो अगर हमको इक्वेशन बनानी है यानी कि समीकरण बनाना है, और हमने आपको बताया था समीकरण बनाने के लिए हमें इक्वल का साइन लाना ज़रूरी होता है। तो अब हम इक्वल का साइन कैसे लाएंगे, ये नोटबुक की कीमत है हमारी और ये हमारी कलम की कीमत है। इन दोनों को इक्वल कब ला पाएंगे, अभी तो इक्वल नहीं है, ये तो डबल है ना। नोटबुक की कीमत x जो है, नोटबुक की कीमत जो है वो इसकी डबल है, यानी 2 गुनी है नोटबुक की कीमत। तो कब आएगा, अगर हम कलम की कीमत में 2 का गुणा कर दें तब हमारी दोनों बराबर हो जाएंगी। मान लीजिए नोटबुक की कीमत 4 रुपये है और कलम की कीमत 2 रुपये है। तो अब ये 4 और 2 तो बराबर होंगे नहीं, बराबर कैसे लाए जा सकते हैं, अगर हम कलम की कीमत यानी 2 रुपये में अगर 2 का गुणा कर दें, इसका 2 गुना कर दें तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो हमें 2 का गुणा करने की किस में ज़रूरत है, जो नहीं है। नोटबुक की कीमत तो ऑलरेडी पहले से ही 2 गुनी है, इसमें हम 2 का गुणा नहीं करेंगे। किसमें कौन कम है, कलम की कीमत कम है ना, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तब ये दोनों वैल्यूज जो होंगी हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर में आ जाएंगी। अब हमने मानक समीकरण पढ़ा हुआ था ax + by + c = 0, हमें उसी फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो ऐसा करिए, 2y जो इधर प्लस का है उसे इधर ले आइए, साइड चेंज कर दीजिए। तो 2y इधर प्लस का है, जब आप साइड चेंज करेंगे माइनस का हो जाएगा, -2y = 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कंपैरिजन करिए, क्या सारी चीज़ें हमें मिल गई, ax
प्लस BY प्लस C इक्वल 0। ये हमारे पास आ गया है कि नहीं आ गया है। अब देखिए x वाला टर्म आ गया, x वाला टर्म आ गया, ठीक है, y वाला टर्म आ गया, c वाला टर्म नहीं है, यानी c है ही नहीं। यानी c क्या होता था हमारा, एक अचर पद होता था। अचर पद हमारा कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है अचर पद। देखिए इस टाइप से हमने अपने एक रैखिक समीकरण के रूप में इसको चेंज कर दिया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल फास्ट कैलकुलेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।